नमस्कार दोस्तों एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और उसके साथ साथ हैप्पी संडे। दोस्तों आपका एक बार फिर से करंट अफेयर्स के इस शानदार सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे है जैसा कि आपको पता है, और आलसियों अब गर्मी आ चुकी है, गर्मी का प्रवेश हो चुका है, तो इसलिए जल्दी उठा कीजिए। ओके, 5 साढ़े 5 बजे तक बिस्तर छोड़ दीजिए और आपके लिए वीडियो तो 4 बजे ही आ जाता है, तो हो सके तो 4 बजे भी आप लाइव ही से पकड़ सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप लोग लाइव भी आ जाइए, क्योंकि प्रीमियर में कर देता हूँ वीडियो को, और प्रीमियर यदि आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते तो बाद में भी लास्ट तक देखा कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल फैक्ट्स इसमें रहेंगे। ओके, तो आज आपको पता है कि संडे के दिन हम लोग वीकली करंट अफेयर्स करते हैं, और आज के वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग क्या करेंगे, 28 मार्च से 3 अप्रैल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम बहुत ही कम समय में, ऐसा या इसको बोला जाए कि बहुत ही उचित समय में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, और एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और CHSL वालों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ बिहार दारोगा वाले भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनका भी एग्जाम 1-2 महीने के अंदर ही हो जाएगा। तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का बोलबाला रहता है GS के पोर्शन में, ये तो आपको पता ही होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। ओके, कुल मिलाकर इसका निचोड़ ये है कि आपके लिए ये सेशन काफ़ी लाभप्रद रहेगा, तो लास्ट तक देखना। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग बिना इधर उधर की बातें किए हुए। हमेशा की तरह मैं आप लोगों से कहता हूं, फिर से एक बार कह रहा हूं, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका ही फ़ायदा होगा, ये कहीं भी हमसे लिखवा कर आप ले लीजिए। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं आज का एजेंडा, कि आज का एजेंडा में हम लोग क्या करेंगे। तो आपको तो पता होगा कि क्या क्या है, जैसे कि इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, कुछ महत्वपूर्ण ऑबिचुअरी है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में है, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में है जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग एक एक क्वेश्चन को अपना पैनी नज़र गड़ाकर इस पर देखिए। ओके, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन को। ओके दोस्तों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, बाइलिंगुअल रखा गया है आप लोगों के लिए, कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसे नया प्रबंध निदेशक एवं CEO नियुक्त किया है। देखिए, महिंद्रा कंपनी अभी न्यूज़ में थी, क्योंकि 1000 व्हीकल बनाने का, कन्वर्ट व्हीकल बनाने का सरकार के साथ इसका क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसे नया प्रबंध निदेशक, मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया है। तो ये अनीश शाह को, किसे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अनीश शाह को। पहले कोई विदेशी व्यक्ति बनने वाले थे, लेकिन वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा दिए, तो इसलिए उनको हटा दिया गया, और अब ये अनीश शाह को बनाया जा रहा है, किसका, महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए प्रबंध निदेशक एवं CEO। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक साउथ अफ्रीकन क्या, अफ्रीकन कंटिनेंट में कंट्री है जिसका नाम है कांगो, और अभी उसमें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। ठीक है, और उसमें फिर से मतलब दोबारा जीत हासिल कौन कर लिए हैं दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, सासू नगुसो। ओके, काफ़ी टेढ़ा नाम है, तो चूंकि आपके देश के नहीं है कि रामू, सोनू, गोलू, मोलू नाम रहेगा, ठीक है, दूसरे देश के हैं, तो इसलिए नाम आपको ऐसा ही मिलेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, तो अभी कांगो में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और उसमें ये फिर से दोबारा जीत दर्ज करके राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, कि हाल ही में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। वेयर वाज द छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेट रिसेंटली। देखिए दोस्तों, इंग्लिश आपके लिए रखा गया है कि जिन भाई एवं बंधुओं को, भाई एवं बहनों को हिंदी समझ नहीं आती है, वो लोग आसानी से इंग्लिश में कर लेंगे। ठीक है, तो खजुराहो कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ओके, आपको समझ आ रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और यदि आपको समझ आ रहा होगा तो क्या करना है आप लोगों को, एक प्यारा सा लाइक कर देना है, और आप लोगों को शेयर करना है अपने दोस्तों में, जो कि आप लोग करते नहीं हो। ओके दोस्तों, तो चलिए, हाँ एक बात और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये देखिए हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है आपको, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ इसकी हर एक दिन क्यूज 12 बजे होती है, करंट अफेयर्स की हर एक दिन क्यूज कब होती है, 12 बजे होती है। ठीक है दोस्तों, तो 12 बजे आप लोग क्यूज भी अटेंड कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ अन्य बहुत सारे क्यूज होते हैं, एक इंग्लिश का भी क्यूज होता है टॉपिक वाइज, साथ ही साथ मॉक क्यूज, बहुत सारा क्यूज होता है। आप लोगों को ज्वाइन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कितना फ़ायदेमंद है यह। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न को देखिए आप लोग, कि हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच शुरू हुए नए पैसेंजर ट्रेन का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, 15 महीनों बाद, कितने दिनों बाद, इतना दिन पता नहीं ये कैसे रह गए इंडिया में, 15 महीनों बाद मोदी जी कहीं विदेश घूमने गए थे, मतलब
मतलब कुछ काम था तो घूमने गए। और क्या काम था आपको पता है कि बांग्लादेश अपनी आज़ादी का 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो इसलिए घूमने गए बांग्लादेश, ठीक है। और वहाँ प्रधानमंत्री, वहाँ की जो प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जी। तो शेख हसीना के साथ एक और बताए उनको, शेख हसीना जी मोदी जी से बोले कि भाई दिक्कत हो रहा है हमको, और थोड़ा सा ट्रेन चलवा दीजिए, आने जाने को लोगों को दिक्कत हो रहा है। बोले ठीक है ट्रेन चलवा देते हैं। तो एक नया ट्रेन चला है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक, बांग्लादेश और भारत के बीच, ठीक है। और बांग्लादेश में ढाका और भारत में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी। कहाँ दोस्तों, नाम याद रखिएगा, जलपाईगुड़ी। इन दो शहरों के बीच, इन दो जगहों के बीच क्या हुआ, नए पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन हुआ है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, आपके सामने हाजिर है अगला प्रश्न। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसलिए मुझे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में करना पड़ा है। प्रश्न मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर उसे जूम कर लूँगा, ठीक है। कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। कुल मिलाकर प्रश्न ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आपको पता होगा दोस्तों, मैंने ही कराया था, मुझे याद है, श्वेता मैम के द्वारा नहीं करवाया गया था क्योंकि उनका तबीयत कुछ ख़राब था, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आपको तो पता होगा, योगी आदित्यनाथ साहब जी हैं। तो उनका जो होम जिला है, उनका जो गृह जिला है, कौन सा है, गोरखपुर। तो गोरखपुर में ही एक नया चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। ओके, तो बस आप लोग हल्का सा दिमाग में अपना माथा में डाल के रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारा न्यूज़ है। ओके दोस्तों, अब आपके सामने हाजिर है अगला प्रश्न कि अप्रैल में होने वाले वर्चुअल क्लाइमेट समिट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था कि अप्रैल में, मतलब इसी महीने में वर्चुअल क्लाइमेट समिट का मेजबानी करेगा कौन, अमेरिका। और उसमें बहुत सारे देशों के नेताओं का इन्वाइट किया गया है, लेकिन सब वर्चुअल रूप से ही भाग लेंगे। ओके, तो भारत की ओर से कौन इसमें भाग लेंगे, मोदी साहब। ओके, एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जलवायु सम्मेलन, जलवायु के संरक्षण की जो सम्मेलन होता है, तो इस वर्ष का जो सम्मेलन है उसका नाम है COP26। क्या नाम है उसका, COP26। और इसका आयोजन इस वर्ष कहाँ होगा, आप लोगों को पता है ना, बताइए, मैं बताता हूँ, यूके में। कहाँ दोस्तों, यूके में, ठीक है। एक यूएसए में हो रहा है और एक यूको में। क्या, वर्चुअल क्लाइमेट समिट यूएसए में और COP26 यूके में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रही पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने एक पुस्तक का नाम सुना होगा जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और ये हजारों बार, लाखों बार आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। क्या, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, नोट कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छपेगा। ओके, छपेगा। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है, समीर सोनी साहब है। ये अभी इनका पहला पुस्तक है। ओके, और ये भी एक्टर टाइप के आदमी है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, समीर सोनी साहब का ये पहला पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है। ओके, पब्लिश होगा तो आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब कुछ अवार्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जल्द ही आपके लिए अवार्ड से रिलेटेड वीडियो आएगा, स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहिए। कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में, मतलब इस वर्ष जो फिल्म फेयर अवार्ड्स दिया गया उसमें किसे बेस्ट अभिनेता और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। यदि सिंपल शब्दों में मैं आपसे पूछूं तो किसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फिल्म फेयर में, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया इरफान खान को, किस फिल्म के लिए, अंग्रेजी मीडियम के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है तापसी पन्नू को, किस फिल्म के लिए, थप्पड़ फिल्म के लिए। ओके, तो 3-4 अवार्ड है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की सेनाओं का 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया गया, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था पासेक्स। दोस्तों देखिए, कन्फ्यूजन होगा, पासेक्स जो एक सैन्य अभ्यास है ये बहुत सारे देशों के बीच होता है, ठीक है, लेकिन इसका बस जगह जो होता है ना, लोकेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये इसकी पूछे जाने की संभावना कम है क्योंकि कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम पूछता नहीं है। लेकिन वज्र प्रहार जो अभी यूएसए के बीच वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछेगा कि भारत और किस देश के बीच अभी हाल फिलहाल में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास हुआ है, तो उसका सही उत्तर भी क्या है दोस्तों, अमेरिका। तो वैसे आप एक नज़र देख सकते हैं कि पासेक्स किसके किसके बीच हुआ अभी हाल फिलहाल में, भारत और अमेरिका। कहाँ, तो हिंद महासागर में, मतलब इंडियन ओशियन में। ओके दोस्तों, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये नहीं छपेगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय एवं प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन टू बी अवार्डेड द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड रिसेंटली। दोस्तों आपके सामने अजीब अजीब सा प्रश्न आता रहता है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार क्या है, तो देखिए टाइगर रिजर्व होते हैं,
हर एक राज्य में एक ना एक टाइगर रिजर्व लगभग है ही। तो उस टाइगर रिजर्व में जो उधर की देखभाल करता है तो उसको रेंजर बोलते हैं, और जो पूरे विश्व स्तर पर बढ़िया सा देखभाल करता है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई प्राइज मिलना चाहिए, तो यही है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार, ठीक है। और इससे सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय एवं प्रथम एशियाई कौन बनी है? महेंद्र गिरी साहब। कौन बने? महेंद्र गिरी साहब। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ दे कि ये किस टाइगर रिजर्व में तैनात थे, तो ये राजा जी टाइगर रिजर्व में तैनात थे। और राजा जी टाइगर रिजर्व या राजा जी नेशनल पार्क आप कह सकते हैं कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की बात आती है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन भूल सकता है? ना ना ना, भूलने लायक है ही नहीं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको पहले किस नाम से जानते थे दोस्तों? ये भी आप लोग बताते चलिए मैं ही बताता हूँ। उसको पहले हैली नेशनल पार्क बोलते थे, और शायद यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो बस इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और आप लोग को याद आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी साहब मैन वर्सेस वाइल्ड का शूटिंग भी यहीं किए थे ना। चलिए, तो इतनी सारी बातों के साथ अब अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में अर्थ आवर डे कब मनाया गया? देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेट आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। सिंपल सा आपसे पूछ देगा कि अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, तो शनिवार। कब? मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर डे मनाया जाता है। और इसमें क्या करना होता है दोस्तों कि मात्र 1 घंटा, कब से कब तक? 8:30 से 9:30 बजे के बीच, नहीं, आधा घंटा ही सिर्फ। 8:30 से 9 बजे के बीच क्या करना होता है? घर की सारी लाइटें ऑफ कर दीजिए, ठीक है। यही है अर्थ आवर डे। ओके दोस्तों, और इस वर्ष का थीम क्या था ये तो आपको कई बार बताया गया है, तो चलिए आप लोग कमेंट करके जवाब दे दीजिए कि अर्थ आवर डे 2021 का थीम क्या था। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। फिर से लंबा चौड़ा प्रश्न है कि हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का दूसरा संस्करण श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। यह पुस्तक किसने लिखा है? एग्जाम वॉरियर्स, मोदी जी बोले कि देखिए जितने भी हमारे युवा मित्र हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग टेंशन नहीं कीजिए, आप लोग परीक्षा में प्रेशर को कैसे डील कीजिएगा उसको जानना है तो आइए मेरा एक बुक खरीदिए और उस बुक को पढ़ डालिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? एग्जाम वॉरियर्स था, ठीक है। अब इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया। जिस तरह से मिर्ज़ापुर आया, उसके बाद मिर्ज़ापुर 2 आया, तो उसी तरह से एग्जाम वॉरियर्स फर्स्ट, एग्जाम वॉरियर्स सेकेंड आया, ठीक है। तो इसको चूंकि ये नरेंद्र मोदी पहला भी लिखे थे तो दूसरा भी कौन लिखे? तो नरेंद्र मोदी साहब ही, ठीक है। ये मतलब ऑनलाइन ये बुक अवेलेबल है दोस्तों, आप लोग जाकर आसानी से पढ़ सकते हो। ओके, और आपको तो पता होगा कि एग्जाम की बात, मन की बात, ये सारे नरेंद्र मोदी करते रहते ताकि देश में हर एक तबके को लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक। इसके लेखक कौन है? मोदी साहब, और इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सारा प्रश्नों का संकलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो ये शरण कुमार लिम्बाले जी को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। और ये जितना भी मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, अभी मंथली करेंट अफेयर्स का वीडियो आया था, आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक है, आप लोग जाइए देख लीजिए। उसमें भी आपको दिया गया है, बताया गया था कि जितना भी सम्मान है, खासकर सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, ये सारा जो सम्मान पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। चिंता ना करिए दोस्तों, आपके लिए बहुत जल्द आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें जितने भी 2021 में महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए हैं उसका संकलन रहेगा, ठीक है। अब आइए इकोनॉमिक्स का प्रश्न देखिए कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया है? तो ये सारा, इन सारे संस्थान को कोई काम धंधा है नहीं, बस ऐसे अनुमान लगाते रहते हैं। तो देखिए 7.5 से 12.5% के बीच इन्होंने बताया कि भारत का ग्रोथ रेट रहेगा, जो कि काफ़ी बेहतर है। और ये ऐसा रहा तो 2-3 साल में ही हम लोग तीसरी नहीं 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको विश्व बैंक इधर दिखा है तो विश्व बैंक के बारे में जानिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर देखिए, मनी से रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड जितना भी है, या फिर वो विश्व बैंक हो गया या फिर वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ये सारा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी में, ठीक है। और वाशिंगटन डीसी का जब बात आया है तो एक बात और जानते चलिए कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी, ठीक है, पोटोमैक। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न का रुख करेंगे हम लोग।
अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। वैसे तो इस प्रश्न की चर्चा ऊपर मैं कर चुका हूं कि भारत और किस देश के बीच विशेष बलों के बीच में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का चर्चा ऊपर किया जा चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार का आयोजन किया गया, तो भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, हाँ, एक एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस एक्सरसाइज का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, मालाबार। क्या मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो क्वाड देश जितने भी हैं उसके बीच मालाबार एक्सरसाइज होता है। और क्वाड मतलब चतुर्भुज, मतलब कि 4 देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो क्वाड मतलब 4 देश। ठीक है, 4 देशों का समूह है क्वाड। इसके बीच एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है मालाबार। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया कि वज्र प्रहार किसके किसके बीच, तो भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आपको दिख रहा होगा कि ये हिमाचल प्रदेश है, इसके जस्ट ऊपर उत्तराखंड है, दिख रहा है ना। तो उत्तराखंड में भी हाल फिलहाल में एक एक्सरसाइज हुआ था, किसके किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और उस एक्सरसाइज का नाम क्या था? उस एक्सरसाइज का नाम था दस्तलीक। क्या दोस्तों? दस्तलीक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? गोवा छोटा सा राज्य है, तनीसा। देखिए, सुरेंद्र सिरसठ। कौन? उनका नाम क्या है? सुरेंद्र सिरसठ जी गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, थे। इनका निधन हो गया है। ओके दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गोवा और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जी है। और चूंकि स्पीकर की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी है। और यदि आपसे पूछ दिया कि राज्यसभा के स्पीकर कौन है, तो राज्यसभा के स्पीकर वही होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो वेंकैया नायडू जी। तो राज्यसभा के स्पीकर वेंकैया नायडू जी हो गए और लोकसभा के स्पीकर कौन हो गए? ओम बिरला जी। ओके, इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सुरेंद्र सिरसठ जी जिनका निधन हो गया, ये गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके थे। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा कि गोवा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि गोवा में विधानसभा की कितने सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के कारण किस देश ने सभी व्यापारिक संबंधों को स्थगित कर दिया है? तो म्यांमार में अभी काफ़ी सैन्य तख्तापलट हुआ था, मतलब कि सेना ही तख्ता पर कब्जा कर ली, मतलब सेना ही अभी सिंहासन पर कब्जा कर ली है। ठीक है, तो यूके मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका अभी सभी व्यापारिक संबंधों को थोड़ा दिन के लिए रोक दिया है। ठीक है, स्थगित कर दिया है। ओके, और म्यांमार में ये क्यों हुआ था? मैंने आपको बताया भी था कि आंग सान सू की काफ़ी बहुमत से चुनाव जीती थी, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को राष्ट्रपति बनने के लिए मनोनीत कर दिया। और ये सारी बातें जब सेना को पता चली तो उन्होंने सैन्य तख्तापलट कर दिया। ओके, तो ये सारी बातें हुई थी म्यांमार में। ठीक है दोस्तों, चूंकि पहले म्यांमार भारत का ही पार्ट था और म्यांमार को फार ईस्ट कहा जाता था। क्या दोस्तों? फार ईस्ट कहा जाता था। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देता है कि फार ईस्ट के चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो फार ईस्ट के चावल के कटोरा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। यहाँ भी काफ़ी चावल उपजाई जाती है। ओके दोस्तों, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस बैंक को एशियाई मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों HDFC बैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, किस मुस्लिम देश में 888 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था की ओर से कराया जा रहा है? तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि UAE में एक हिंदू मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। किसके द्वारा? एक संस्था है जिसको शॉर्ट में हम लोग BAPS के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, बस एक बार सुनते चलिए, आपको याद हो जाएगा लगभग। हाँ, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2019 के लिए किसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये 2019 के लिए है, लेकिन अनाउंस किया गया 2021 में। किन्हें? तो रजनीकांत साहब, साउथ सिनेमा क्या हिंदी सिनेमा का भी सुपरस्टार हैं। ओके, इनकी बहुत सारी प्रचलित फिल्म है जिसे आप लोगों ने देखा है और जिया है। बहुत सारे लोगों इनकी फिल्मों को देखते देखते हुए बड़े हुए हैं। ठीक है, तो रजनीकांत साहब को देश का सबसे बड़ा फिल्म जगत में पुरस्कार जो होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उनसे सम्मानित किया जाएगा। ओके दोस्तों, दादा साहब फाल्के को भारत के सिनेमा जगत के पिता के रूप में जाना जाता है। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्या मनवा है? 50वां किनको मिला था? तो 50वां मिला था हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, जो कि अभी कोरोना से पीड़ित हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों कि 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? और किस राज्य के स्थापना दिवस को हम लोग उत्कल दिवस के रूप में जानते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, या फिर वो राजस्थान हो गया, या फिर वो बिहार हो गया, या फिर आप लोग ओडिशा को ही देख लीजिए। तो 1 अप्रैल को किसका दोस्तों? ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसको हम लोग
मतलब मनाया गया, जिसको हम लोग उत्कल दिवस के रूप में जानते हैं। क्या दोस्तों? उत्कल दिवस, ठीक है। किसका? ओडिशा का। और ओडिशा अभी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में है और आगे भी न्यूज़ में रहेगा। क्यों? क्योंकि 2023 में यहाँ हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत का खुलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी आप लोगों ने मंथली का यदि वीडियो देखा होगा तो इसमें क्या था कि महिलाओं का फुटबॉल का कुछ चैंपियनशिप भी यहाँ होने वाला है ओडिशा में। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिला जुला कर ओडिशा हमेशा के लिए हमेशा से आपके लिए रहा है और आगे भी रहेगा, ठीक है। तो ओडिशा का जो स्थापना दिवस है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उत्कल दिवस के रूप में। और ये कब होता है? तो 1 अप्रैल को। ओके दोस्तों, तो ये था ये न्यूज़। अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस भारतीय अमेरिकी महिला के नाम पर अमेरिका के टेक्सास में प्राथमिक विद्यालय को नाम दिया गया है? तो ये सोनल भूचर। किनके नाम पर? सोनल भूचर। तो सोनल भूचर के नाम पर भारतीय अमेरिकी महिला ये हैं, इनके नाम पर अमेरिका के टेक्सास में प्राथमिक विद्यालय को नाम दिया गया है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भारत में उत्तर प्रदेश है, उसी तरह से अमेरिका में क्या है? टेक्सास है। ओके, एक राज्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि कौन सा राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन राज्य सरकार बना है? राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे पहला रैंक पर है इंडिया में। ओके, यदि आपको देखना है ये वीडियो कि कौन सा राज्य को एरिया वाइज के रूप में हम कैसे आसानी से याद रख पाएँ, तो सबसे पहला वीडियो हमारा जो सबसे पहला वीडियो था चैनल का, उसे आप लोग जाकर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको मिल जाएगा, तो उसमें बहुत सारे आसानी से निमोनिक्स दिए हुए हैं, ट्रिक्स दिए हुए हैं, ताकि आप लोग आसानी से उसे याद कर पाएँ। ओके दोस्तों, तो मिला जुला कर इस प्रश्न को आपको याद रखना है कि राजस्थान की सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना किस देश में होने वाले शांतिर ओग्रो सेना 2021 सैन्याभ्यास में भाग लेगी? ये सैन्याभ्यास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 1-2 राष्ट्रों का नहीं बल्कि बहुत सारे राष्ट्रों का मिलकर एक साथ सैन्याभ्यास होने वाला है, जिसका नाम है शांतिर ओग्रो सेना 2021, ठीक है दोस्तों। और ये सैन्याभ्यास कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा। कहाँ दोस्तों? ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में होगा। और बांग्लादेश वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि बांग्लादेश काफ़ी न्यूज़ में है। इससे संबंधित हर एक तथ्य को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, और ज़्यादा कुछ नहीं इस सैन्याभ्यास के बारे में। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता बने लुइस हैमिल्टन साहब। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक्स दिया था कई बार, इस बार भी दे देता हूं कि यदि आपसे ग्रांड प्रिक्स का कोई भी प्रश्न पूछे और ऑप्शन में या फिर आपको लुइस हैमिल्टन या फिर वॉल्टेरी बोटास दिखे, तो वो दोनों को ही टिक कीजिएगा यदि आपको नहीं याद रहे तब, ठीक है। और उसमें भी ज़्यादा प्रोबेबल चांसेज है लुइस हैमिल्टन के। किसके दोस्तों? लुइस हैमिल्टन साहब के। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में अनुच्छेद 244A चर्चा में है, यह किस राज्य के जनजातियों से संबंधित है? तो असम के जनजातियों के स्वायत्त शासन के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 244A में, और इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल से काफ़ी सलीके से समझाया गया था श्वेता मैम के द्वारा। तो ओके, तो मैं ज़्यादा डीप इसमें जाऊंगा नहीं, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद के बारे में बहुत सारी बातें होते रहती है। राष्ट्रपति के बारे में भी टोटल अनुच्छेद के बारे में आपको बताया गया था। यदि आप लोग रोजाना करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो, और यदि नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो किया कीजिए, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों, अब हम आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेस वे दिल्ली और किस शहर को जोड़ता है? दोस्तों, आप लोगों ने 4 लेन और 8 लेन की सड़कें के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन ये 14 लेन की सड़कें, कितनी दोस्तों? 14 लेन की सड़कें हैं। और ये किसको किसको जोड़ती है? दिल्ली और मेरठ को, ठीक है। और ये आम जनता के लिए अब खोल दिया गया है, आप लोग जाकर इस पर आसानी से ड्राइव कर सकते हो और लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हो। ओके दोस्तों, तो चलिए, ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इस बार का सेशन काफ़ी सलीके से आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अभी फ़िलहाल एक दिन में 90,000 के लगभग कोरोना के केसेज आ रहे हैं, तो प्लीज़ जहाँ भी जाएँ आपकी जो सुरक्षा है अपने हाथों में है। मास्क लगा कर चलिए। ओके, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।